किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो हमारी दालें होती हैं और हमारे भोजन में सबसे विशेष महत्वता भी रखती हैं। इसी क्रम में इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है। वैसे तो जो हमारा खरीफ मौसम है उसकी विदाई लगभग शुरू हो चुकी है और हमारे रबी की जो दलहनी फसलें हैं उनके मौसम की शुरुआत हो गई है। तो इसी क्रम में इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है रबी दलहनी फसलों की उन्नत किस्में। और इस चर्चा पे विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हरिशंकर यादव जी, पूर्व निदेशक अनुसंधान है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। नमस्कार किसान भाई। तो जैसा कि हमारा विषय है रबी दलहनी फसलों की उन्नत किस्में, सर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप जो हमारा पिछले साल जो मौसम था रबी दलहनी का और इस साल में कितनी अच्छी संभावना दिख रही है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि दलहनी फसलें मानव स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि के स्वास्थ्य का भी सुधार करती हैं और इसी कारण है कि मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों की अच्छी खेती होती है और किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। तृतीय अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष रबी दलहनी फसलों की बुवाई लगभग 28.03 लाख हेक्टेयर में की गई थी, जिससे 43.21 लाख टन का उत्पादन प्राप्त हुआ और औसत उत्पादकता 1045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। रबी दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल चना का होता है जो लगभग 77% होता है। पिछले वर्ष इसकी बुआई 20.76 लाख हेक्टेयर में की गई थी, जिससे 36.18 लाख टन उत्पादन मिला और इसकी औसत उत्पादकता 1665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई गई। दूसरी दलहनी फसल है मसूर। मसूर की खेती 4.94 लाख हेक्टेयर में की गई थी, जिससे 5.76 लाख टन का उत्पादन मिला और उत्पादकता 1135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई गई। बटरी मटर जिसकी खेती धीरे धीरे कम हो रही है उसकी खेती 1.36 लाख हेक्टेयर में की गई थी, जिससे 1.42 लाख टन उत्पादन मिला और औसत उत्पादकता 1045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई गई। सर आपने तो पूरे ही आंकड़े बता दिए लगभग और उम्मीद है कि इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी किसान भाइयों, जैसा कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे विषय से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0755-266-0049। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। आप हमें किसी भी नंबर पर कॉल करके संबंधित विषय से अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो सर आपने यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से आंकड़े बताए हमारे किसान भाइयों को। अब ये बताइए सर कि हम ऐसी कौन सी किस्मों का चयन करें, किस्मों पे हम जाएंगे लेकिन अधिक उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर भी सर संक्षेप में बताइए। किसान भाई जानते हैं अधिक उत्पादन में किस्मों का विशेष महत्व है और सिर्फ किस्मों से ही उत्पादन नहीं बढ़ता, किस्मों के साथ साथ सही किस्मों की पहचान और उसका चयन करना भी आवश्यक है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप चयन करें, जैसे नई विकसित किस्मों का चयन करें। दूसरा, इसमें वातावरण बदल रहा है जिससे अधिक वर्षा या अधिक सूखे की स्थिति एक ही वर्ष निर्मित हो रही है, तो इस विषम परिस्थिति को बर्दाश्त करने वाली किस्मों का चयन करें। रोग और कीट निरोधक किस्मों का चयन करें। आजकल कटाई मशीनों से, मजदूर की उपलब्धता कम होने से मशीन से कटाई हो रही है, तो मशीन से कटाई उपयुक्त किस्मों का चयन करें। बीज के आकार प्रकार रंग के आधार पर चयन करें। जैसे चने में एक रंगीन चना होता है जिसे देसी कहते हैं और एक सफ़ेद मटमैला सफ़ेद होता है जो काबली होता है, उसके आधार पर करें। बड़े दाने या छोटे दाने का करें। तो इस प्रकार अपनी आवश्यकता अनुसार आप किस्मों का चयन करें। और मैं तो यही सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि नई विकसित किस्मों का उपयोग करें जो अन्य चीज़ों में अधिक होती है। केवल किस्म का चुनाव करना ही आवश्यक नहीं है, उसके प्रमाणित बीज का उपयोग करें, क्योंकि प्रमाणित बीज में अंकुरण क्षमता अधिक होती है, आनुवंशिक शुद्धता अत्यधिक होती है,
बीज स्वस्थ होता है और निष्क्रिय पदार्थ उसमें कम होते हैं, जिससे पौध संख्या खेत में पर्याप्त मिलती है। साथ ही साथ समुचित मात्रा में सही समय पर बीज का बुआई करें, और अगर समय पर बुआई नहीं हो रही है तो उसके अनुसार समय के अनुसार सही किस्मों का चयन करें, बुआई करें। बीज उपचार करें, बीज उपचार के पश्चात ही बुआई करें। और बुआई के बाद सबसे अति आवश्यक है कि समन्वित उर्वरकों का उपयोग करें, जैसे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्फूर, पोटास और गंधक दिया जाता था। अभी जिंक की भी रिकमेंडेशन हो रही है जी। और इन सब का उपयोग, समन्वित उपयोग करें। साथ में खाद भी उपयोग करें, इसकी टेक्नोलॉजी है आपके पास, उसका उपयोग करें तो लाभ मिलेगा। इसके साथ चने में एक अगर सिंचाई दे सकते हैं तो आप सिंचाई का उपयोग करें। अधिक चने में 2 सिंचाई से अधिक नहीं देनी चाहिए। सर, जैसे आप जो बता रहे हैं सिंचाई वगैरह, इन पे तो हम आगे जाएंगे ही। अभी आप बता रहे थे कि एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देना ही होता है। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबांकी से हैं ये। सर, आपका सवाल बताइए। नमस्कार सर, मैं मैं जाना है दादाजी के दलहनी की फसलें हैं, इसमें जो है रोग अवरोधी होती है, जिसमें रोग नहीं लगता है, और कभी कभी बेमौसम बरसात हो जाती है। नंदस्वरूप जी, आप अपना प्रश्न एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज़ कट रही है। दलहनी फसलें हैं, इसमें कौन सी ऐसी हमारी फसलें हैं जो रोग अवरोधी है, जिनमें रोग न लगता हो, है या अन्य कोई रोग? जी जी जी। हमारा पता हो नंद किशोर जी, जी जी, आप समझ लें कि यहाँ दलहनी फसलें चना, मसूर और बटरी की चर्चा होगी, और जो किस्में बताई जाएंगी वो अधिकांशतः उगठा निरोधक होंगी, और उगठा से सहनशील किस्में जिनमें उगठा लगता हो उसकी चर्चा नहीं होगी। हाँ, ये आपको जान लेना अति आवश्यक है कि उगठा कई प्रकार का होता है, और उसके अनुसार जो है यहाँ जो चर्चा होगी वह उगठा जो फ्यूजेरियम के कारण होता है उसके चर्चा होगी। और सभी करीब करीब चने की देसी किस्में उगठा निरोधक होंगी, और काबली किस्में उगठा बर्दाश्त करने की क्षमता होगी या निरोधक होगी। बिल्कुल सर, हम यही बताना चाहेंगे कि अभी हम बहुत जल्द किस्मों पे जाएंगे ही, जो कि ऐसी किस्में होंगी जो अधिक पैदावार भी आपको देंगी। तो अब सर हम अगली इसी पे ही बात कर लेते हैं कि आप उन्नत किस्में बताइए सर, और सबसे पहले हम चने की ही बात कर लेते हैं। देसी चने की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में बता दीजिए। देसी चना की उन्नत किस्में, देसी चना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रंगीन चना है, सामान्यतः हल्के पीले से भूरे रंग का होता है। हरे रंग का भी चना आ गया। ये कुछ किस्में बताई जा रही हैं, हमारे किसान भाई देख सकते हैं। मैं इसको रीड कर ले, आप नोट कर लें। राज विजय चना 204, RG 215, पूषा पार्वती, राज विजय चना 210, फुले विक्रम, राज विजय चना 205। ये जो ऊपर की 4 फुले विक्रम तक किस्में हैं, ये बिल्कुल पिछले 2 साल की है। और ये जो है ये चना देसी में ही आती हैं। IPC 2006-77, राज विजय चना 203, राज विजय चना 202, राज विजय चना 201, जवाहर चना 16, जवाहर चना 12, जाकी 92-18, जवाहर चना 6, जवाहर चना 14, जवाहर चना 16, जवाहर चना 130, जवाहर चना 11। ये सभी जो है उगठा निरोधक किस्में हैं। और जो दूसरा है राइजोक्टिनिया बटाटिकोला आता है उगठा में, उसके लिए भी मध्यम अवरोधी अधिकांश किस्में हैं। जो पहले किस्में बताई गई थी वो नई किस्में थी, कुछ 2 साल के अंदर की थी, कुछ 5 साल के अंदर की थी, कुछ 10 साल के अंदर की थी, और बाकी 10 साल से अधिक की थी। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने देसी चने की बहुत ही उन्नत किस्मों के बारे में बताया है। आगे हम अगर बढ़ें तो काबुली चने के बारे में सर जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि काबुली चने की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। काबुली चने की उन्नत किस्मों में समृद्धि है, कोटा काबुली चना 3 है, राज विजय काबुली चना 111 है, 121 है, समृद्धि है, कोटा काबुली चना 3 है, राज विजय काबुली चना 121 है, राज विजय काबुली चना 111 है, राज विजय काबुली चना 131 है, राज विजय काबुली चना 101 है, जेजी के 3 है, PKB काबुली 4 है। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा
कि काबली में बड़े दाने की किस्में जो है किसान चाहते हैं, जो जिनका दाना 100 दाने का वजन 45 ग्राम से अधिक है। इसमें राज विजय काबली चना 151 अच्छा है, उसका साइज बड़ा है। जो 40 से 45 ग्राम के बीच में होती है वो राज विजय चना 101 है और 101 है। दूसरा जो है फुले काबली 4 जो है वो भी है, तो इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों को कि राज विजय काबली चना 111 और राज विजय काबली चना 121 है। ये दोनों किस्में जो हैं देसी और काबली के संकरण से उत्पन्न की गई हैं। काबली चना जनरली स्प्रेडिंग टाइप का होता है, खेत में फैलता है और इसे कम पौध संख्या कम लगती है, लेकिन ये किस्में बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप की हैं और अधिक मतलब इसका आच्छादन जो अधिक पौध संख्या प्रति हेक्टेयर हो सकती है और इससे अधिक उत्पादन मिलता है। लेकिन एक किस्में की 100 दाने का वजन लगभग 35 ग्राम है और थोड़ा छोटा दाना होने के साथ साथ उपज काफ़ी अच्छी है। प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे जाती हैं और बिल्कुल नई किस्में हैं, अभी ये इसी वर्ष विमोचित की गई है। जी, आपने सर हमें बहुत सारी जो वैरायटी है किस्में हैं उनके बारे में बताया, देसी चना के बारे में बताया, काबुली चने के बारे में बताया, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों ने इनको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। हमारी जितनी भी अच्छी किस्में हैं वो हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आगे जानेंगे मसूर और मटर के बारे में, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मसूर और मटर। किसान भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हमारे साथ आज जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर हरिशंकर यादव जी हैं, पूर्व निदेशक अनुसंधान राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं और विस्तार से वो हमें बता रहे हैं। हमने अभी ब्रेक से पहले जाना कि चने यानी कि देसी चने और काबुली चने दोनों की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में जाना है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सजीवन फ़ोन कार्यक्रम है। आप अगर विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0755 266 0049। साथ ही टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जो कि हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक से पहले सर हम उन्नत किस्मों की बात कर रहे थे। हमने देसी चना, काबुली चने की तो बात कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं मसूर की तरफ। तो मसूर की जो उन्नत किस्में हैं वो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे। मैडम, मसूर जो है मध्य प्रदेश में बड़े दाने की मसूर की खेती होती है। बड़े दाने का तात्पर्य है कि 100 दाने का वजन 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम से अधिक हो तो बड़े दाने कहते हैं जी। और इसकी किस्में जो नई किस्में हैं, अभी इस साल जो आई है कोटा मसूर 3 आई है, राज विजय मसूर 13-5 आई है, राज विजय मसूर 13-7 आई है, कोटा मसूर 2 है, राज विजय मसूर 11-6 है, राज विजय मसूर 31 है, JL 3 है। ये मसूर की नई किस्में हैं जी। हमारे किसान भाई देख भी सकते हैं। कोटा मसूर 3 है, राज विजय मसूर 13-7 है,
राज विजय मसूर 13-5 है, राज विजय मसूर 11-6 है, कोटा मसूर 2 है, राज विजय मसूर 31 है, GL3 है। ये सभी बड़े दाने की मसूर की किस्में हैं। ये जल्द पकती हैं, लगभग 110 से 115 दिन में आ जाती हैं और लगभग 13 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती हैं और उकठा को बर्दाश्त करने की क्षमता है या तो अवरोधी है। जी, मतलब ये अच्छी किस्में हैं जो कि हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मसूर की जो उन्नत किस्में हैं हमने उनके बारे में भी जाना। आगे बढ़ेंगे सर मटर की तरफ कि मटर की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं? मटर, छोटे दाने की मटर, बटरी जिसे कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में उगाई जाती थी और यहाँ पर जो है JP 885 जो मटर थी जी, बहुत पहले, वो उसकी खेती ज़्यादा होती थी। अभी नई भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से वैरायटी आई है PIFD 12-2, जवाहर बटरी 885 और जवाहर बटरी 185। ये जवाहर बटरी 885 यानी JP 885 जो है बहुत अच्छी है और ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा किसान लगाते हैं। इन तीनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये जो क्षेत्र है अब सब्जी वाली मटर में जो है कवर हो रहा है, तो लेकिन जो बटरी किसान भाई लगाते हैं वो इन किस्मों के बीज प्राप्त करके इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी प्रकार की किस्में यहाँ पे बताई जा रही हैं। उम्मीद है कि आपने ये सब अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्योंकि इन अच्छी जो किस्में हैं इनका उपयोग करके ही हमारे किसान भाई अधिक पैदावार कर सकते हैं। सर, चने की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में आते हैं चने की बात, और चने की अगर हम बात करें तो उक्टारोधी जो किस्में होती हैं, क्या ये सभी जो आपने बताई उक्टारोधी ही किस्में मानी जाती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। देसी चने की मैंने जितनी बताई जी, वो उकठा अवरोधी ही नहीं है, उसमें स्टेबल अवरोधता मतलब अस्थाई है। अच्छा। ब्रेक कम होता है और इसके जीन जो लाए गए हैं विभिन्न स्रोतों से लाए गए हैं, तो सभी वैरायटियों के जीन अलग अलग होने से, सभी किस्मों के जीन अलग अलग स्रोत से आने से अगर एक का में अवरोधता ब्रेक भी होती है, टूटती भी है, तो दूसरे में बनी रहती है। तो देशी किस्मों में तो स्टेबल रेजिस्टेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काबली में रेसिस्टेंस है, अवरोधता है, लेकिन कभी कभी ब्रेक होने के भी चांसेस रहते हैं जी। तो ये है, मसूर में भी वही स्थिति है, रेसिस्टेंस है या तो टॉलरेंस है, सहनशीलता काफ़ी अच्छी है, जिनको ध्यान में रख के दिया गया। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो प्रजनन का उद्देश्य है वो यही रखा है कि रबी दलहनी फसलों की जो किस्में विकसित हों वह उकठा अवरोधी हों। हम उन्हीं की चर्चा भी करते हैं जी। हमारे किसान भाई जो हैं वो नोट भी कर सकते हैं सभी की सभी जो उन्नत किस्में हैं। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ, क्योंकि हमारी यही एक इच्छा होती है, यही कामना होती है कि हमारे किसान भाई अच्छी अधिक पैदावार कर सकें। हमने सर उन्नत किस्मों के बारे में तो जाना ही है, आगे सर हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को भी ये लगता है कि चने में जो उक्टा रोग होता है उसके बारे में सर थोड़ा सा आप संक्षेप में बताते हैं हमारे किसान भाइयों को। मैडम, उक्टा रोग होता था, मैं तो ये कहूँगा जी। मैं जब इस चना का अनुसंधान देखने लगा तो बहुत शिकायतें आती थी कि उकठा लगा हुआ है। अब ये शिकायतें धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि उकठा अवरोधी किस्में आ गई हैं, उनके उपयोग से कम हो रहा है। फिर भी बचाव तो जरूरी है, कहीं उकठा आए नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला कार्य है किसान भाइयों के लिए कि वह उकठा अवरोधी किस्मों के बीज का ही प्रयोग करें जी। दूसरा, बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 2:1 में मिला करके 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। उसके बाद राइजोबियम और PSB दोनों की 5-5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अलग अलग लेकर उपचारित करें। तत्पश्चात 1 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट पर किलो बीज के हिसाब से उपचार करके दलहनी फसलों की बुआई करें। तीसरा, इसके जो जीवाणु है उकठा का, ये जमीन में पाया जाता है जी। उसको जमीन से भी नष्ट करना जो है आवश्यक है। इसके नष्ट करने की सबसे अच्छी विधि जो है सॉइल सोलराइजेशन है, जिसमें हम जुताई कर खेत में प्लास्टिक बिछा देते हैं जी। लेकिन एरा प्रथा, जानवरों के एरा प्रथा के कारण वो बिछाना संभव नहीं होता। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि हर तीसरे साल दलहनी फसलों के खेत में एक ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अवश्य करें जी। अगर इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और अवरोधी किस्में, बीज उपचार और ग्रीष्मकालीन जुताई, तो उकठा की
अंगूठा आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात आपने बताई है। अब सर महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जो हमने किस्में जानी है, हमारे किसान भाइयों ने नोट कर ली होंगी, तो ये बीजों की उपलब्धता कहाँ पे मिल पाएगी, कहाँ से ले सकते हैं हमारे किसान भाई? सभी बीज जो किस्में हमने बताई हैं वो सभी सीड चेन में है, बीज श्रेणी में है, इनका उत्पादन हो रहा है। न्यूक्लियस बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज सब उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ, किसान भाई जो है प्रमाणित बीज का उपयोग करते हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका अपने जिले के उप संचालक कृषि से संपर्क कर अपने इच्छा अनुसार किस्म का बीज जो है बीज समितियों में उपलब्ध करा लें। जी। अगर वहाँ बीज मिलने में दिक्कत होती है तो राज्य बीज निगम है, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम है, इनसे संपर्क कर सकते हैं और बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस मध्य प्रदेश में अभी निकट भविष्य में बीज समितियां बहुत आई हैं जो बीज उत्पादन कर रही हैं, उनसे भी संपर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इन बीज हब का भी कंसेप्ट है, करीब करीब 16 बीज हब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जिनसे संपर्क करके किसान भाई इन किस्मों के बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई इन तमाम जगहों से इन बीजों की उपलब्धता ले सकते हैं। आगे अगर सर हम जाने बीज उत्पादन कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में सर हमारे किसान भाइयों को बताइए। बीज उत्पादन मैडम बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि समय से बुआई के लिए समय पर बीज उपलब्धता जरूरी है। सही बात। अगर बुआई का समय आ रहा है, बीज दूर से आ रहा है तो आने में देर हो सकती है, रास्ते में बीज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए जिस क्षेत्र में आवश्यक है, बीज की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में ही उत्पादन किया जाए तो समय से उपलब्धता होगी, समय से बुआई होगी और समय से बुआई से अधिक उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त होगा। सही बात है। इसलिए किसान भाई जो है आधार बीज और प्रमाणित बीज दोनों की बुआई अपने खेतों पर कर सकते हैं। आधार बीज की 2 अवस्थाएं होती हैं, आधार बीज 1, आधार बीज 2। इसी प्रकार प्रमाणित बीज की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रमाणित बीज 1 और प्रमाणित बीज 2। इन 4 अवस्थाओं में से कोई भी 3 अवस्थाओं का बीज किसान उत्पादित कर सकते हैं। जैसे अगर किसान भाई आधार 1 से आधार 2 ले रहे हैं और आधार बीज 2 से प्रमाणित बीज 1 ले रहे हैं तो प्रमाणित बीज 2 का उत्पादन नहीं कर सकते जी। लेकिन आधार बीज 1 से प्रमाणित बीज 1 का उत्पादन कर रहे हैं तो प्रमाणित बीज 1 से प्रमाणित बीज 2 का भी उत्पादन कर सकते हैं जी। उत्पादन के लिए आवश्यक है कि किसान के पास खेत की उपलब्धता होनी चाहिए जी। दूसरा सीड के प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक किसान के पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हो सकती। तो जहां भी उनके क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट है उनसे एक प्रमाण पत्र ले लें कि हम उनके बीज की प्रोसेसिंग करेंगे, तो इसके आधार पर वो बीज मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था में अपना आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं और वहां से उनको इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। अच्छा। और बीज निरीक्षक उनको जानकारी दे देगा जी। कि कैसे कैसे करें। अगर विशेष है तो मैं भी किसान भाइयों को थोड़ा दे सकता हूँ ज्ञान। जी बताइए सर। कि बीज उत्पादन के लिए आवश्यक है पहले बीज स्रोत पता कर ले। मैंने बता दिया कि कौन सा बीज किस श्रेणी का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो कौन सा चाहिए, किस्म का निर्धारित करें, श्रेणी का निर्धारित करें और उसके अनुसार बीज सुरक्षित कर लें। बीज सुरक्षित करने के बाद उसकी बुआई होगी। बुआई के समय बीज की रसीद, बीज का प्रमाण पत्र जी, किस अवस्था किस श्रेणी का बीज है और ये बोरी, बीज की बोरी, इसको सुरक्षित रख लें। क्योंकि बीज निरीक्षक जब आपके यहाँ जाएगा जांच करने तो यह पहचान करेगा कि आपने सही बीज का उपयोग बीज फसल के लिए किया है कि नहीं किया। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का रखना जरूरी है, बीज की श्रेणी का प्रमाण पत्र, बीज की रसीद, बीज की क्रय रसीद और बीज का बोरी, इससे वो पहचान करेगा। और बीज उत्पादन बिल्कुल बहुत बड़ा है जी। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि बीज उत्पादन में मुख्य 2 चीज़ें होती हैं और उसके उत्पादन के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। वो प्रक्षेत्र मानक होते हैं और बीज मानक होते हैं। इन मानकों के अनुरूप ही आपको बीज उत्पादित करना पड़ेगा, तभी जो है आपका बीज श्रेणी में पास होगा। बिल्कुल। सर बीज उपचार की अगर हम बात करें उसके पहले ये जानना चाहेंगे कि बुआई का उचित समय कब से कब तक रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए सर। सामान्यतः
दलहनी फसलों के, मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों की बुआई का समय जी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर माना जाता था जी लेकिन अब प्रयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न दलहनी फसलों के लिए बुआई का समय अलग अलग है। जी जैसे चने की बुआई का समय अब अक्टूबर माह से शुरू हो करके और मैंने देखा है किसान फरवरी माह तक बुआई कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन समय के अनुसार किस्म का चुनाव भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अधिक तापक्रम में किसान भाई चने की बुआई कर रहे हैं तो JG 11 का चुनाव करें, जवाहर चना 11 का चुनाव करें। आज 20 फली का जो बाजार है वो इसी ने दिया है, जल्दी आ जाती है फली। लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर या 30 नवंबर तक बुआई करनी है तो जो किस्में बताई गई हैं सभी की बुआई कर सकते हैं जी। लेकिन अगर देर से बुआई करनी है तो JG 14, JG 130, जाकी 9218 और राज विजय चना 202 और 203 इनकी ही बुआई करें तो इनको अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि हमारे किसान भाई नोट भी कर सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रही हैं सारी की सारी वैरायटी, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्योंकि समय का अभाव है सर, तो चलते चलते थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बता दीजिए कि जो अभी ऐसी किस्में जो हमारे किसान भाइयों को अभी लगा सकते हैं या अभी लगाना चाहिए, कुछ ऐसी जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में सर अगर आप बता देते हैं। नहीं, चने में जो है मैंने बताया कि JG 11 की बुआई अभी कर सकते हैं जी। और अगर 10 दिन बाद करना चाहें तो आप किसी भी किस्में, जैसे नई किस्में जो आई हैं जवाहर राज विजय चना 204 ये बहुत ही अच्छी किस्म है, सर्वाधिक उपज देती है। पहले मध्य प्रदेश के लिए विमोचित की गई थी, अब जो है सेंट्रल जोन के लिए की गई है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश आते हैं, इनके लिए की गई है। इसको लगा सकते हैं और ये देश की पहली किस्म है जो मैकेनिकल हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त है, उकठा निरोधक है जी। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राज विजय चना जो है 202, 203 ये फोटो पीरियड इनसेंसिटिव है। वातावरण की चाहे अधिक तापक्रम हो, कम तापक्रम हो, वर्षा अधिक पानी हो, कम पानी हो, इसके लिए भी ये काफ़ी सहनशील है। कम दिन में आती हैं, लगभग 105 दिन में आती हैं। उपज 22 कुंटल पर हेक्टेयर के लगभग है, तो इनकी भी बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन अधिक पानी और अधिक सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है तो मैं सुझाव दूंगा कि किसान भाई JG 16 का उपयोग करें। JG 16 उसमें ज़्यादा अच्छी आती है। तीसरी चीज़ इसमें एक राज विजय चना 205 था, ये हरे रंग की है, यानी सब्जी के लिए बहुत उपयोग है, छोला सब्जी बनाने के लिए है। अच्छा। तो अगर इसका उपयोग करना चाहें तो इसकी भी बुआई जो है अक्टूबर में किसान भाई कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे एक सवाल जो होता है हमारे किसान भाइयों के मन में कि दलहनी जो फसलें होती हैं इनकी बोने का अंतिम जो आखिरी समय होता है कब तक बो सकते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। मैंने बताया मैडम, आखिरी समय चने के लिए तो मैंने फरवरी तक के लिए बताया, अक्टूबर से फरवरी तक जी। किस्मों का सिलेक्शन अलग करना है। मसूर बोना है तो मसूर जो है अक्टूबर में 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस देर की बुआई करेंगे तो उपज में कमी आती है। और बटरी ये भी कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। किसान ये बटरी मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आसानी से बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें किसान भाइयों के लिए सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप यहाँ पे आए, आपने बहुत इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किस्में बताई हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई।